आज का जो हमारा टॉपिक है वो है महासागरीय निक्षेप। देखिए, आपकी जो फर्स्ट पेपर है वो है फिजिकल ज्योग्राफी और ये सी सेक्शन का आपका टॉपिक चल रहा है महासागरीय निक्षेप। अभी इससे पहले हमने जितने भी टॉपिक किए थे उनमें से ये हमारा सी सेक्शन का तकरीबन आखिरी टॉपिक है। एक आपकी प्रशांत महासागर की धाराएं रह गया है जो मैं अगला टॉपिक डालूंगी। ऐसा नहीं है कि बीए पार्ट फर्स्ट में ही है, ये एमए में भी यही पेपर चलता है और आप 11th और 12th में भी आप पढ़ के आए हैं, तो थोड़ा सा उसका ब्रॉड रूप है। चलिए हम अपने टॉपिक पे आ जाए। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हैं कि मैं जब यूट्यूब पे डालती हूँ कि मैम किस क्लास का है, तो मैं आपको बहुत क्लियर कर देती हूँ, ये बीए पार्ट फर्स्ट में भी है और एमए में भी है। तो मैं पूरा तरीके से समझा रही हूँ। बीए पार्ट फर्स्ट के बच्चे ध्यान दें या एमए के, दोनों के लिए उतना ही है, बस आपका प्रेजेंटेशन का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है महासागरीय निक्षेप। निक्षेप का मतलब होता है जमाव। समुद्र में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पाई जाती है, इसका मतलब वहाँ निक्षेपित है। महासागर का जो नितल होता है, एक तो तल जो हमें सतह दिखाई देती है, एक नितल जो नीचे की तरफ होता है। उस पे जो असंगठित पदार्थ होते हैं महासागरों में, पदार्थ कुछ भी हो सकते हैं, रेत हो सकती है, बजरी हो सकती है, सिल्ट हो सकती है, पंख हो सकती है, क्ले हो सकती है, बालू हो सकती है। ये बहुत सारे पदार्थ हैं जो असंगठित रूप में महासागर में जमे हुए रहते हैं, जिन्हें महासागरीय निक्षेप कहते हैं। आप अगर इस डायग्राम में देख रहे हो, मैंने जो आपको पोस्ट किया है, इसमें कहाँ कहाँ क्या क्या पाया जाता है डायग्राम में। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें कि कौन सी चीज़ कहाँ पाई जाती है, तो अगर आप देखें ये बजरी है, यहाँ पे आपका मग्न ढाल पाया, बजरी जो है मग्न तट पे पाई जाती है। उससे नीचे आपका मग्न ढाल पे सिल्ट है पाई जाती है। जो और आ जाते हैं महासागरीय चबूतरों की बात करें तो लाल मृत्तिका है, अकार्बनिक निक्षेप हैं, पंख हैं, ये पाए जाते हैं। अब पंख भी कई तरीके होते हैं, हरा पंख, नीला पंख, लाल पंख। तो ये पंख के प्रकार है, लेकिन ये हर एक की गहराई अलग अलग होती है। देखिए 100 फैदम, फैदम मैंने आपको पहले ही बताया था, समुद्र में गहराई पे जब नापते हैं तो फैदम में नापते हैं। फैदम 1000 फैदम की निक्षेप पे जो जमाव होता है उसे कहते हैं नेरेटिक, मतलब ऊपरी सतह पे। और 1000 फैदम से अधिक गहराई पे जाएंगे उसे कहेंगे पैलेजिक, मतलब पैंदे। एक तरीके से आप साधारण बात कहते हैं ना, पैंदे का पैलेजिक, अगर आपको याद नहीं हो तो पैंदे से याद कर लें। निचले स्तर पे जा रहे हैं तो वो पैलेजिक है। देखिए हमारे जो निक्षेप होते हैं दो प्रकार के होते हैं एक महासागर निक्षेप में। एक तो कार्बनिक, जिन्हें जैविक निक्षेप भी कहते हैं, और दूसरे होते हैं अकार्बनिक, जिन्हें हम अजैविक निक्षेप कहते हैं। थोड़ा सा इसमें मैं और आपको जानकारी दे दूं तो इसमें दो प्रकार के, और अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पे मैंने आपको स्थलीय भी लिखा हुआ है और आपके भूमिज भी लिखा हुआ है। स्थलीय या भूमिज, इनके ऊपर निक्षेपण, मतलब स्थल के ऊपर जो निक्षेपण पाए जाएंगे। तो फिलहाल हम बात करते हैं कार्बनिक और अकार्बनिक की। ये गहराई के आधार पे यहाँ लिखा हुआ है, गहराई के आधार पे 1000 फैदम की गहराई तक पहला, और दूसरा है हमारा 1000 फैदम से अधिक गहराई, जो कि मैंने पैलेजिक और नेरेटिक आपको दोनों बताए हैं। अगली बात करें हम इसमें कि विभिन्न खनिजों का जो अकार्बनिक में होते हैं वो होता है, इसमें 3 प्रकार के। अगर मान लीजिए हम इसमें इंक्लूड करें कि गहराई के आधार पे कितने होते हैं, तो मैंने आपको भी डायग्राम में मग्न तट, मग्न ढाल, महासागरीय चबूतरे ये सारे बताए। तो मग्न तट और मग्न ढाल, यहाँ सर्वाधिक निक्षेप मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद स्थलीय भूमिज निक्षेपण पाया जाता है। उथले मतलब कम गहरे सागरों में जीव जंतुओं वनस्पतियों का मिलता है। अकार्बनिक की बात करें तो विभिन्न खनिजों के पुनर्संगठन या ज्वालामुखी, देखिए ज्वालामुखी हमारे धरातल पे भी होते हैं और समुद्र में भी होते हैं। तो इन ज्वालामुखी की जो प्रक्रिया है वो हमें कहीं ना कहीं प्रभावित करती है, स्थल पे भी और जलीय क्षेत्र में भी। देखिए महासागरों में जो होते हैं निक्षेपित जो भूमिज पदार्थ के कण होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अगर जैसे मैं साधारण आपको उदाहरण दूं, अगर यहाँ लिखें बजरी कितनी होती है, मान लीजिए बजरी है, बजरी की बात करें तो 2 से 2.56 mm मिलीमीटर व्यास की होती है, ये इसका व्यास है बजरी का। अगर बालू की बात करूं, बालू कितनी होती है, तो यहाँ बालू की अगर बात की जाए तो बालू होती है हमारी 1 से 1/6 mm।
ठीक है। तो हर एक का क्या होता है, कोई मोटा कण होता है, कोई बारीक कम कण होता है। अगर बात करें पंख की, पंख तो बहुत ही मतलब बारीक होता है। पंख मतलब कीचड़ की बात करें, क्ले कीचड़ उसमें आ जाता है, ठीक है। 1/8 से 192 mm इसका होता है। तो हम इस आधार पे कितनी गहराई पे कितना पाया जा रहा है उसकी बात कर रहे हैं। अब इसमें हम इसको भी हम दो और तरीके से समझ सकते हैं। जो महासागरीय मैदान और महासागरीय गर्त में भी कुछ ना कुछ जमाव होता होगा। देखिए, सबसे पहले स्थलीय भूमध्य की बात करें तो इसको हम दो प्रकार से एक तो चूना प्रधान होते हैं और दूसरे सिलिका प्रधान। ये चूना प्रधान और ये हमारा सिलिका प्रधान। देखिए, चूना प्रधान जो पाए जाएंगे वो 1000 से 2000 फैदम की गहराई पे पाए जाएंगे, और सिलिका जो होती है वो गहराई में 2000 से लेके जो अधिक गहराई की बात करेंगे पेलेजिक वाली, वहां पे पाई जाएगी। तो चूना प्रधान में तो जीव जंतुओं के अवशेष, वनस्पति का निक्षेप मिलेगा। इनको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं चूना प्रधान को, एक तो टेरोपॉड ऊज और ग्लोबिजरीना ऊज। और सिलिका प्रधान को वनस्पति और उससे भी कई चीजें आती हैं, उसको कहते हैं रेडियोलेरिना ऊज और डाइटम ऊज, दो नामों से जाना जाता है, ठीक है। जो अकार्बनिक और अजैविक निक्षेप बताएं इसको हम बाद में दो मैंने पार्ट भी किए हुए, इसको हम दो पार्ट में या 3 पार्ट में, लाल चीका, ज्वालामुखी से मिलने वाले पदार्थ, ब्रह्मांडीय पदार्थ, ये सब इसमें आते हैं। अब हम इसमें बात करें कि नेक्स्ट इसमें क्या प्रक्रिया काम करेगी, तो अगली प्रक्रिया के लिए इसमें हम देखते हैं कि निक्षेप जो होते हैं, मैंने आपको कहा जैसे बजरी है, सिल्ट है, बालू है, क्ले है, पंख है, ये सब इसमें पाए जाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो क्या क्या प्रक्रियाएं पाई जाएंगी। इसमें जो प्रक्रियाएं महासागरीय निक्षेप को अगर मैं चार्ट के माध्यम से बताऊं तो देखिए, मैंने आपको पहले भूमिज निक्षेप और गहरे सागरों में जो है बजरी है, बालू है, सिल्ट है, क्ले है। जैसे मैं बजरी की बात करूं, बजरी मैंने आपको बता ही दिया था कि बजरी का रेशो जो होता है वो होता है अपना 2 से 256 mm। जो हमारी बालू होती है वो 1/6 mm की होती है। सिल्ट क्ले जो होता है वो हमारा 1/32 से 1/256 mm व्यास होता है, इतना बारीक होता जाता है। क्ले की बात करें तो 1/512 से 1/8192 mm, मतलब इतना बारीक हो जाता है इस स्तर पे जाते जाते। और सबसे जो बारीक हो जाता है हमारा, बिल्कुल जिसकी बात करें, पंख, 1/8192 mm व्यास, मतलब बहुत ही बारीक कण जिसे हम कहते हैं पंख, मतलब कीजिए। अब पंख भी 3 प्रकार के मैंने बताए थे, ये रासायनिक प्रक्रिया की जैविक प्रक्रिया के आधार पर होते हैं। नीला पंख, लाल पंख, हरा पंख। इसमें गहरे सागरों में जो पाए जाते हैं अभी जैविक निक्षेप, अजैविक, जैसे चूना प्रधान, ग्लोबिजरीना ऊज और टेरोपार्ड। सिलिका, सिलिका देखिए 2000 से अधिक गहराई में मिलेंगे, और चूना 1000 से 2000 फैदम की गहराई में मिलेंगे। और अजैविक निक्षेप को हम इस प्रक्रिया के माध्यम से समझ सकते हैं। अगर बात करें कि नीला पंख क्या है, या लाल पंख कैसे बनता है, या हरा पंख कैसे बनता है, तो सबसे पहले कार्बनिक और अकार्बनिक मैंने आपको लिखे थे। तो देखिए, कार्बनिक में वनस्पति और जीव जंतुओं के अवशेष मिलेंगे। लेकिन इनमें अगर हम बात करें कि नीला पंख और लाल पंख की, तो यहाँ जैसे मैं अब थोड़ा सी जानकर नीला पंख की बात करें, तो जब नीला पंख आता है तो इसमें लोहे के सल्फाइड और जैविक तत्व से युक्त चट्टानों के विघटन से प्राप्त पदार्थों के द्वारा ये निर्मित होता है। तो इसमें अगर बात किया जाए तो नीले पंख में क्या मिलेगा हमारा, मोस्ट प्रोबेबली हमारे मिलेंगे इसमें लोहे के सल्फाइड, ठीक है, प्लस जैविक तत्व, ठीक है, तत्वों से युक्त चट्टानों, चट्टानों के विघटन, ठीक है। ये मैं बता रही हूँ आपको किसके बारे में, नीले पंख के बारे में, ठीक है। तो हमें इसमें लोहे के सल्फाइड प्लस जैविक तत्वों से विघटन युक्त चट्टानों के रूप हमें मिलेंगे। दूसरी बात की जाए, अब हमें लाल पंख कैसे बनेगा, तो अभी हम बात कर रहे हैं लाल पंख। तो लाल पंख में क्या होगा, इसमें लोहे के ऑक्साइड,
लोहे लोहे का देखा जंग लग जाता है, रेड रेड हो जाता है, करते हैं, तो लोहे के ऑक्साइड के कारण ही इसका रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। अब हम बात कर रहे हैं हरे पंख की। हरा पंख का रंग हरा क्यों है, क्योंकि इसमें क्या पाई जाती है, पोटेशियम सिलिकेट। ये आपको पेपर में कई बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, इसलिए बता रही हूँ। और इसके अलावा इसमें पोटेशियम सिलिकेट के साथ साथ इसमें पाया जाता है आयरन सिलिकेट। दोनों, इन दोनों की प्रधानता होती है। अगर इनको सम्मिलित रूप से कहें कि सम्मिलित रूप से इसे क्या कहते हैं, तो सम्मिलित रूप से इसे, हरी पंख की मैं बात कर रही हूँ, इसे हम कहते हैं ग्लूकोनाइट। ग्लूकोनाइट के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये हो गया हमारा हरा पंख। तो तीनों पंख के बाद नीली पंख में क्या है, लोहे के सल्फाइड और जैविक तत्वों के युक्त चट्टानों का विघटन है, दूसरे में लोहे के ऑक्साइड है, तीसरे में जो हमारा हरा पंख है उसमें पोटेशियम सिलिकेट और आयरन सिलिकेट, मतलब सिलिकेट की प्रधानता है, जिसे हम ग्लूकोनाइट भी कहते हैं। तो ये तो हो गए तीनों के बारे में। अब अगर हम बात करें कि चूना प्रधान की बात कर रहे हैं या हम अन्य प्रधान की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने पैलेजिक और नेरेटिक आपको बताए थे, तो इसमें सबसे पहले हम बात करें रेडियोलेरिना ऊज, या जो मैंने नीचे गहराई के आधार पे बताए थे या ऊंचाई के आधार पे, चूने के आधार पे, सिलिका आधार पे बताए थे। तो देखिए रेडियो लेरिना जो ऊज हैं ये 2000 से 5000 के मध्य की गहराई में पाए जाते हैं। क्वेश्चन भी मेंशन किया है कि आप कैसे कितनी गहराई पे। सबसे पहले हम बात करते हैं चूना प्रधान ऊज। ये ऊज जीव जंतुओं के निक्षेप से सर्वाधिक बनते हैं, 1000 से 2000 फैथम की गहराई में सर्वाधिक मिलते हैं। दो भाग हैं, टेरोपॉड ऊज और ग्लोबिजरीना। मैंने आपको बता ही दिया था गहराई के आधार पर इनके क्या क्या अध्ययन हमने करना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चूने की अधिकता के कारण ही इस ये क्या होते हैं, वो जल्दी से घुल जाते हैं। इसकी विशेषता अगर और बताई जाए कि चूना क्या होता है, पानी में पड़ते ही घुल जाता है और ये बहुत कम गहराई पे पाए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करें इसमें टेरोपॉड ऊज की, तो इसमें चूने की मात्रा 80% होती है और ये अधिकतम 2000 तक की गहराई पे भी मिला है। यहाँ पे मैंने मेंशन 1000 किया गया है, 800 से 1000 फीट, लेकिन कई जगह ये 2000 फैथम की गहराई पे भी मिला है। इसका जो निर्माण होता है वो होता है टेरोपॉड नामक मोलस्क से। अगर मोलस्क की बात करें, निर्माण किससे हो रहा है टेरोपॉड का, तो टेरोपॉड का जो इसका निर्माण की बात करें, निर्माण होगा जो मोलस्क होता है टेरोपॉड मोलस्क से, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, टेरोपॉड ऊज रखा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी बात करें ग्लोबिजरीना, ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं टेरोपोडूज, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये अयनवर्तीय, अयनवर्तीय मतलब उष्ण कटिबंधीय सागर के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। दूसरा है ग्लोबिजरीना ऊज, ये शीतोष्ण उष्ण जल में 2000 से 4000 फैथम के बीच की गहराई पे पाया जाता है। ग्लोबिजरीना जीव के निक्षेप, ये भी जीव का नाम है जहाँ इसका निक्षेप पाया जाता है और इसी वजह से इसका नाम ग्लोबिजरीना ऊज है। इसमें 65% चूना पाया जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें ग्लोबिजरीना नामक जो मैंने जीव बताया उसका जो फेरामिनीफेरा जैव, अगर मैं प्रॉपरली बताऊं इसमें कि कौन सा होता है, तो इसमें होता है फेरा मैनीफेरा, ये प्रॉपर नाम है जैव, ये यहाँ विशेष रूप से पाया जाता है, ठीक है। और निम्न अक्षांशों में मिलता है, निम्न अक्षांश मतलब 0 डिग्री से लेके जो 20 डिग्री 30 डिग्री तक का क्षेत्र है उन क्षेत्रों में ही विशेष रूप से पाया जाएगा, वहाँ इसका आपको क्षेत्र देखने को ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे दो, जो चूना प्रधान के आधार पर टेरोपॉड ऊज और हमारा ग्लोबिजरीना ऊज। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें सिलिका प्रदान, जिसमें सिलिका की मात्रा, देखिए सिलिका क्या होती है, कम घुलनशील होती है, इसलिए यहाँ पे वनस्पति के निक्षेप ज़्यादा मिलेंगे और सिलिका घुलनशील कम घुलनशील होने के कारण अधिक गहराई वाले भागों में मिलती है। घुल घुल के चीज़ ऊपर है, घुल के वो नीचे बैठ, भारी होने के नीचे। इसके फिर से दो भाग हैं, एक तो हमारा हो गया रेडियोलेरिना ऊज और दूसरा डाइटम ऊज। तो रेडियोलेरिना ऊज जो है ये भी उष्णकटिबंधीय महासागरों में 2000 से 5000 फैथम की गहराई में मिलती है और इसमें सिलिका पाई जाती है 70%, ठीक है। इसका निर्माण जो होता है, इसके निर्माण की बात करें, निर्माण होता है ये
तो मैंने हर जगह जो नाम बता के कर रही हूँ, तो इसका निर्माण रेडियो लैरियन नामक जीव के द्वारा इसका क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये आपको ध्यान, इसके जीव के अवशेषों से, अवशेष ध्यान रखने, अवशेष से इसका निर्माण होता है। और क्या होता है एक्चुअल में, ये एक्चुअल में जो ये होता है, ये होता है प्रोटोजुआ। जो मैंने आपको नाम बताया है क्या, रेडियो, आपका जो प्रॉपर नाम है, ये इसका पूरा नाम अगर आप लोगे या अलग अलग लोगे है तो एक ही चीज़ अलग से नहीं, रेडियोलेरियन नामक जीव है, प्रोटोजुआ जीव है ये। साथ ही इसमें फेरोमिनीफेरा वर्ग के जीव के अवशेष भी होते हैं, प्लस फेरा या कई जगह आपको फोरो मिलेगा, फोरो, या आपको मिनी फेरा लिखोगे या मॉनी फेरा लिखोगे, एक ही बात है, फेरा वर्ग के जीव भी इसमें पाए जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ पाई जा रही है, रेडियोलेरियन प्लस फेरा मैनीफेरा वर्ग के भी अवशेष में मौजूद मिलेंगे इसमें, और प्रोटोजुआ वर्ग का है। दूसरा बात कर लेते हैं हम इसमें डाइटम ऊज। ये कहाँ पाए जाते हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों में ये ऊज मिलती है। ध्रुवीय क्षेत्र मतलब ठंडे क्षेत्रों में। ये इसका निर्माण बहुत ही सूक्ष्म पौधों के द्वारा होते हैं, ठीक है। उच्च अक्षांशों में से मध्य सागरों के गहरे भागों में सर्वाधिक मिलती है, सूक्ष्म वनस्पति से बनते हैं। और ये पहला जो निक्षेप हैं ये तकरीबन काफ़ी क्षेत्र को विस्तृत करते हैं, ठीक है। इसमें ये भी विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। इसके अलावा देखिए, हम अगले टॉपिक पे चलें तो इसमें आ जाता है हमारा अकार्बनिक अजैविक निक्षेप। तो अकार्बनिक अजैविक निक्षेप देखिए, जब तापमान में वृद्धि या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी होने के कारण वायुमंडल में परिवर्तन होता है, ठीक है। और जो ठोस पदार्थ पृथ्वी की सतह पे गिरते हैं वह महासागरों में जाके क्या हो जाएंगे, पानी के द्वारा, हवा के द्वारा, सागरीय लहरों के द्वारा, ये सारे बह बह के कहाँ पहुँच जाएंगे, उड़ के समुद्रों में। तो महासागरीय जल के तापमान में विभिन्न रासायनिक परिवर्तन होते हैं जिनसे अकार्बनिक पदार्थों का क्या होता है, निक्षेप। मुख्य रूप से बात करें तो जब तापमान बहुत गर्म हो जाएगा, तापमान में वृद्धि का मतलब गर्मी होना, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाए, तो इस कारण से क्या होता है, ठोस पदार्थ जो होते हैं वो ज़मीन पे आके अन्य जो अपरदन अपवाहन के कारण होते हैं उनके माध्यम से समुद्र में जम जाते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं अजैविक निक्षेप। इसमें सबसे पहले हम बात करें जैसे डोलोमाइट है, सिलिका है, लोहा है, मैग्नीज है, फॉस्फेट है, बेरेट, ये बहुत सारे खनिज पहुंच जाते हैं। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात हम कर रहे हैं यहाँ, ये हमारी लाल मृत्तिका। ये सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में मिलती है। ये चिकनी, लचीली, सूखने पे भूरे रंग के पाउडर में परिवर्तित हो जाती है, और इसका जो विस्तार पाया जाता है बेसाल्ट सतह के औसतन 2700 फैदम की गहराई पे मिलती है। लाल मृत्तिका ज्वालामुखी निक्षेपित की, जब ज्वालामुखी फटता है तो उसमें से भी ये निकलती है, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। महासागरीय निक्षेपों की बात करें तो इसमें जो निक्षेप होते हैं, लाल मृत्तिका 36 सबसे ज़्यादा जो होती है। कई बार क्वेश्चन ये देखिए RAS लेवल का भी क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड में भी आता है, पुलिस में भी आता है कि महासागर निक्षेपों में सर्वाधिक है, तो लाल मृत्तिका सर्वाधिक 36%। सेकेंड नंबर पर अगर बात करें, ग्लोबिजरीना 29, डाइटम 6.5%, रेडियोलेरिना 3.1, टेरोपॉड 0.8। तो सबसे अधिक और सबसे कम भी आपको टेरोपॉड सबसे कम और सबसे ज़्यादा लाल मृत्तिका पाई जाती है। अगली बात करें हम इसी में, तो मैंने इस डायग्राम को बताते समय इसमें यहाँ पे लाल चीका हो गए, ब्रह्मांडीय पदार्थ और ज्वालामुखी पदार्थ भी बताए थे। तो देखिए, ज्वालामुखी जो होता है दो स्रोतों से होता है, स्थलखंड पे होने वाला ज्वालामुखी उद्गार और महासागरों में होने वाला ज्वालामुखी उद्गार। इन दोनों के बारे में हम अगर चर्चा करें तो ज्वालामुखी जो पदार्थ होते हैं वो हमें दो स्रोतों से, मतलब दो जरिए हैं। एक तो स्थलखंड पे जो ज्वालामुखी फटते हैं तो उनका लावा आता है, राख झड़ती है, तो पानी के माध्यम से, हवा के माध्यम, ये भी उड़ उड़ के पहुँचेंगे। उसी तरह महासागर में भी बहुत सारे ज्वालामुखी होते हैं, और अगर बात की जाए किस महासागर, तो सर्वाधिक जो ज्वालामुखी हैं परिप्रशांत मेखला में, मतलब प्रशांत महासागर में आपको पाए जाएंगे। तो वो अंदर जब फटते हैं तो उनका लावा है, राख है, उनका बहाव, जो भी उनके से पदार्थ निकलते हैं वो कहाँ जाएंगे, समुद्र की तली पे वहाँ जाके जमेंगे। तो उनके द्वारा भी क्या हो गया, निक्षेप होता है। ब्रह्मांडीय पदार्थ, देखिए ब्रह्मांड से कहीं हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से, मौसमी परिवर्तन के माध्यम से बहुत सारे पदार्थ बह के, उड़ के, सागरीय लहरों के माध्यम से
या हिमानियों के माध्यम से भी टुकड़ों के रूप में धीरे धीरे वो मेल्ट होते जाते हैं नीचे नदियों के रूप में, मतलब किसी न किसी वाहक के द्वारा वो समुद्र में पहुंच ही जाते हैं। तो उसके कारण भी क्या होता है, समुद्र में बहुत सारे निक्षेपों का जमाव होता है। लेकिन मुख्य रूप से जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो है वो चूना प्रधान सिलिका प्रधान है। उनके दो पार्ट भी हो गए, उसमें किसकी मात्रा ज़्यादा है किसकी कम है वो भी अलग बात है। लेकिन इसमें मैंने आपको जो सबसे पहले मेंशन किया था नेरेटिक, जो नेरेटिक निक्षेप और पैलेजिक निक्षेप, यहाँ हम बात कर रहे हैं नेरेटिक और पैलेजिक। तो नेरेटिक का मतलब जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा हो, देखिए महाद्वीपीय मग्न तटों पे जो पाए जाने वाले निक्षेप हैं वो इसमें आएंगे। इसके ऊपर भूमि से आए वाले पदार्थ ज़्यादा इकट्ठे होते हैं, जैसे सागरीय जीवों के अस्थिपंजर हैं, वनस्पतियों के अपघटित टूटे फूटे टुकड़े हैं, वो हो जाते हैं। पैलेजिक में जो होता है ये गहन सागर मतलब गहराई में मिलते हैं, जैसे शैवाल हैं, समुद्री जीव हैं जो गहराई में रहते हैं, यांत्रिक और रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा जो कीचड़ में परिवर्तित हो चुके हैं उसे ऊज, मतलब देखिए जो ऊज है बेसिकली गहराई में पाई जाने वाली चीज़ है, ठीक है। तो जहाँ आपको ऊज दिख जाए मतलब हम गहराई की बात कर रहे हैं, जहाँ नेरेटिक दिख जाए वो महाद्वीपीय मग्न तट की बात कर रहे हैं। तो यही हम टोटल हमारी प्रक्रिया है कि हमारे महासागरों में मुख्य रूप से जो निक्षेप पाए जाते हैं। बहुत देखने में छोटा टॉपिक लग रहा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। कई बार इन्हीं जितने छोटे टॉपिक आपको दिखते हैं उनको कहीं ना वही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमारा महासागर निक्षेप का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से।